पंचायत ललितपुर के विकास की। सुनो ललितपुर कहता कुछ। कोशिश है ये तस्वीरों के पीछे की तस्वीर दिखाने की, सामने की रंगीन तस्वीर के भीतर का वो स्याह सच जो हमेशा अनदेखा अनजाना रह जाता है। और कोशिश ये भी है कि इस बार सुबह के लिए सूरज की बाट जोहना छोड़ दें हम, कि हम खुद सूरज बन जाएंगे। अपनी सुबह हम खुद लाएंगे। कोशिश भले हमारी है, लेकिन कहानी से लेकर किरदार, आवाज और संवाद सब आपके हैं। यह कस्बे से शहर बनने को मचलते उस ललितपुर की कहानी है जो ठहर गया है। धर्म, आस्था, इतिहास और कुदरत की उस पहचान के साथ जो सदियों पहले उसे मिली थी। ये उस ललितपुर की कहानी है। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे, अपनी असलियत के साथ सामने आता जाएगा। हम भी धीरे धीरे गहराई में उतरेंगे। ललितपुर 5039 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जिला, आबादी करीब 12,50,000। बेटे और बेटी में फर्क है, लिहाजा लिंगानुपात 1000 पुरुष पर केवल 906 महिलाएं। साक्षरता के मामले में आंकड़े कहते हैं कि यहां साक्षरता दर 64.95% है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और दिखाई देती है। ललितपुर देश दुनिया में जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का ऐतिहासिक देवगढ़, यहाँ गुफाओं के साथ सदियों पूर्व उकेरी गई जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। देवगढ़ क्षेत्र बहुत पुराना है। देवगढ़ में सभी धर्मों का मिलान है। यहाँ पे 10 अवतार मंदिर है विष्णु भगवान का। यहाँ पे जैन मंदिर है, 41 मंदिर का समूह है। यहाँ पे बौद्ध गुफाएं हैं, नाहर घाटी है, राजघाटी है। ये सब बेतवा के किनारे है और ये पहाड़ी पे स्थित है सब। सर्वप्रथम यहाँ पे सड़क खराब पड़ी, जिससे यात्रियों को आने में असुविधा होती है। बिजली की समस्या है, 12-14 घंटे लाइट मिलती है। गर्मियों में पानी की समस्या हो जाती है, वो हैंडपम्प सूख जाते हैं, तो हम टैंकरों से पानी लाने की व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ पे शहरिया बस्ती है, बहुत गरीब बस्ती है। सरकारी कोई योजना उन तक नहीं पहुँच पाती, जिससे गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। ये देवगढ़ जो है 9वीं सदी की मेन मूर्ति है भगवान शांतिनाथ की, जो मेन मंदिर है। और ये प्रतिमा अतिशय एवं चमत्कारिक प्रतिमा है। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेके भगवान के दरबार में पहुंचता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये ऐतिहासिक टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ पे अगर ये मूल सुविधाएं प्रदान हो जाएंगी तो विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पे 5 स्टार होटल बनेंगे। यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। बुंदेलखंड में ये बहुत पुराना स्थान है और यहाँ की बरसात में बेतवा नदी के किनारे पे इतना अच्छा लगता है कि कह नहीं सकते आप। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा हो जाएगी। या पर्यटकों को सब सुविधाएं प्रदान होंगी। यहाँ पे जैन धर्मशाला है, जो यहाँ पे यात्रियों को रुकने की जगह है। यूपी टूरिज्म का यूपी बंगला भी यहाँ पे है। वन विभाग का गेस्ट हाउस भी यहाँ पे है। लेकिन मूल सुविधा न होने के कारण यहाँ कोई ठहर तक नहीं है। हमारे जो जैन यात्री हैं वो तो आते हैं, रुकते हैं, लेकिन पर्यटक, विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। ललितपुर पर कुदरत भी मेहरबान रही है, लेकिन सुनहरे इतिहास और कुदरत की सौगात अपनी जगह और वो तल्ख हकीकत अपनी जगह, जो ललितपुर की इस पहचान पर टाट का पैबंद लगा देती है। ये वो शिनाख्त है जो किसी जिले को दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा करती है। ललितपुर जिले की गिनती भारत के उन 250 जिलों में होती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। वो जैसे दिए तले अंधेरा होता है ना, वही तस्वीर है ललितपुर की भी। 6 के लगभग बांध हैं जिले में। उसके बाद ये देखिए सूखे और बदहाल खेतों की तस्वीर। ललितपुर के पावर प्लांट से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों समेत मध्य प्रदेश तक बिजली पहुंचाई जाती है।
लेकिन ललितपुर के ही अनेक गांवों में बिजली का कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है, और अगर कनेक्शन है भी तो बस नाम के लिए। बिजली के तार तो हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। भारत के दूसरे सूखे और बदहाल जिलों की तरह ललितपुर में भी खेती सिर्फ बरसात के भरोसे है, और साल में केवल एक फसल बमुश्किल निकाल पाता है यहाँ का किसान। पिछले कुछ सालों से ये हालात भी नहीं रहे। पास की संगमरमर की खदानों में काम कर रहे ये मजदूर कभी किसान थे, इनके अपने खेत थे, लेकिन बंजर खेत और रोजी की कमी ने इन्हें पत्थर तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो अब और गहराई में उतरते हैं। यहाँ पर रोजगार के जो साधन है वो सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ दो ही है। एक तो अपन कह सकते हैं खेती है, और एक है जो खदानी पे मजदूरी है। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अब इस टाइम सूखा पड़ा हुआ है, बुंदेलखंड में पूरी जगह ही सूखा पड़ा हुआ है। ललितपुर जिला भी सूखा है, जो राज्य सरकार ने घोषित भी कर दिया है। तो अभी बहुत जगह लोग बागों ने अनाज बो ही नहीं पाया है अपने खेतों में, क्योंकि पानी है ही नहीं। तो जो दूसरा रोजगार का साधन है वो है खदान में मजदूरी। तो लोग बाग यहाँ पर जो आते हैं वो मजदूरी करते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग बाग होते हैं यहाँ पर जो मजदूरी करते हैं। कोई पत्थर को काटता है, कोई पत्थर को उठा के फेंकता है, कोई पत्थर को लेके ट्रॉली में भरता है। तो यही सब दो ही साधन है रोजगार के अंदर। कि जैसे अभी सूखा पड़ गया तो खेती इनका एक रोजगार का साधन है, वो खत्म हो गया। दूसरा, अगर ये खदानें बंद हो जाए किसी कारण से, जो भी कारण है, पानी की वजह से या कुछ भी, बरसात हो जाए अभी एकदम से पानी बंद हो जाए, खदानें पूरी फुल हो गई, पानी पूरा भर गया है और बंद हो जाए, तो फिर यहाँ पर मजदूरों के लिए कोई भी रोजगार नहीं है। वो यहाँ पर भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे, या फिर उन्हें पलायन करना पड़ेगा, दूसरी जगह ना जाना पड़ेगा। या ग्वालियर, अहमदाबाद, यहाँ पर लोग बाग जाते हैं, पलायन करते हुए जाते हैं। जैसे लोग बाग अहमदाबाद, ग्वालियर इस साइड पे भी जाते हैं, क्योंकि खदान भी लिमिटेड है। तो लोग बाग जितनी मजदूरी वहाँ पर कर पा रहे हैं उतनी है। जो बाकी लोग हैं वो पलायन करके ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई भी लोग बाग के पास मजदूरी का कोई भी जरिया नहीं है। अब इनके जैसे अभी त्योहार आ रहे हैं, इन पर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, घर पे कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो एकमात्र इनके साधन है वो यहाँ पे खदान के ठेकेदार। जैसे हम खदान मालिक हैं तो हमारा जो मजदूर है वो हमारे पास आएगा, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। जैसे उनको शादी में उनके घर पे बच्चे की जो भी शादी है, उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम ही उपलब्ध कराएंगे। त्योहारों पर हम उनको एडवांस पैसा देते हैं उनको, क्योंकि जितनी मजदूरी होती है उनका घर वगैरह ही चल पाता है उससे। तो जो भी त्योहार बनाने के लिए, जो भी उनको कपड़े, जो भी त्योहार बनाने के लिए उनको जो पैसे की जरूरत पड़ती है, हम ही उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर और भी सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे यहाँ पे पत्थर की खदान है, बहुत बड़ा ये पत्थर का यहाँ पर काम चलता है, पर ये पत्थर का मार्केट एक सिमट के रह गया है, मतलब छोटी सी जगह पे ही रह गया है। सरकार यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ठेकेदार को उपलब्ध नहीं कराती। जैसे यहाँ पर अभी सरकार खुद यहाँ पर बड़ी बड़ी फिनिशिंग मशीन लगवा दी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ले आए जो पत्थर को फिनिशिंग करे, ये सब करे, तो यहाँ पर रोजगार बढ़ सकता है। वहां पे भी लोग बाग रोजगार कमा सकते हैं, अपनी रोजी रोटी यहाँ पर पाल सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार को बहुत जरूरत है कि इस एरिया में, जो भी ललितपुर एरिया है, इस पर सरकार को इंडस्ट्रीज लानी चाहिए और दूसरे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। क्योंकि अगर खेती और खदान दोनों अगर खत्म हो गए तो यहाँ पर लोग बाग पक्के से पलायन के बल पे ही जी सकते हैं, यहाँ पर रहकर लोग बाग जी ही नहीं सकते। इस वक्त हम ललितपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। हरे भरे जंगलों से गुजरकर, पहाड़ों से रास्ता लेकर हम काहारोली गांव पहुंचे हैं। यहाँ की अधिकांश आबादी सहारिया जनजाति के लोगों की है। ये सब यहाँ विस्थापित हैं। इनके घर उजड़ जाने के बाद पास ही के एक गांव से इन्हें इस उम्मीद में लाया गया था कि यहाँ इंदिरा आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहा यह भी गया था कि यहाँ शौचालय भी बनाए जाएंगे, लेकिन जो हुआ तस्वीर आपके सामने है। कहीं दीवारें बनी तो छत,
टूट गए, कहीं दरवाजे बने तो दीवारें नदारद। 80,000 से 1 लाख रुपए की कीमत पर ये पक्के मकान बनकर तैयार होने थे, लेकिन कितना पैसा खर्च हुआ ये तस्वीरें ही बता देती हैं। बाकी बुनियादी जरूरतों की पड़ताल करने निकलिए तो स्कूल से लेकर अस्पताल, बिजली, पानी, कहरौली गांव के लिए सब सपना है। अब ललितपुर के ही एक दूसरे गांव का रुख कर रहे हैं हम। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते हमें रामपुरा गांव की तरफ ले जा रहे हैं। ललितपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है गांव रामपुरा। आसपास प्राकृतिक जल स्रोतों की भरमार है, लेकिन जहां तक नजर जाती है खेतों की जगह बंजर जमीन ही दिखाई दे रही है। असल में कभी इस बात के प्रयास ही नहीं किए गए कि इन प्राकृतिक जल स्रोतों से आसपास के गांव तक भी पानी पहुंचाया जा सके। एक तो गांव में गंदगी भी ज्यादा है, तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, पानी भी साफ नहीं है, तो सोच की बहुत व्यवस्था खराब है। गाँव में बाथरूम वगैरह लेटरिन भी आती है। गाँव का जो सेक्रेटरी है हमारे यहाँ का, काफी दिन से हम लोगों ने गाँव को उसके भी दर्शन भी नहीं किए। गाँव का सेक्रेटरी कौन है? ऐसे कई भी घर है कि आदमी के घर में बाथरूम नहीं है, न लेटरिन। छोटे भाई साहब कोई काम ऐसी नहीं है, गुलाल में चाहिए हमारे भैया अगर नहीं पाओ, मान लो आप ही हैं और उन्हें वो पेंशन सरकारी द्वारा विधवा बनी, कोई बाल बच्चे नहीं थे, फिर भी कोई मेहनत करवाती। देखो मिड डे मील बंद होना चाहिए। मिड डे मील बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, उनने कहीं जाओ बिलिया उठा ले आओ, उनने कहीं खाना पास तो दर्जा दे दो, फिर बासन धर में आया, फिर पढ़ गए उठा झूला घर आ गए, तो बच्चे जिसके पढ़ नहीं पा रहे। अपन बिजली की परेशानी, अपन हो पानी की परेशानी, हर चीज की परेशानी, अपन हो स्कूल की परेशानी। देखिए मेन रूप से कारण तो ये है कि लोग शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। लोगों को योजनाओं के बारे में, तमाम योजनाओं के बारे में जो गाँव के अंतिम छोर पर लोग रह रहे हैं वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही। और प्रयास सरकार द्वारा काफ़ी किए जा रहे हैं, तमाम तरह से योजनाओं को लागू करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने के चलते जो मंशा सरकार की हमें लगता कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पा रही। सरकार ने भी इसको तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हुए कई जगह जन सेवा केंद्र या तमाम प्रयास किए, लेकिन ये लोगों की जो काम करने वाले लोग हैं, जो बीच के संवाद वाले लोग हैं, ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वो किस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ काम करके मदद करेंगे। अगर लोगों की तो निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अगर जब लोग जागरूक होंगे, समस्याएं जब सही स्टेज पर पहुंचेंगी, सही स्थान पर समस्याएं जब पहुंच जाएंगी, तो निश्चित रूप से सरकार निराकरण के लिए तत्पर है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी एक से होते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, कई अधिकारी काम करने वाले होते हैं। और जब कोई एजेंसी या कोई संस्था इस तरह से काम करती है केवल सोशल वर्क के लिए, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि उनकी बात सुनी जाए, उनके हिसाब से मदद की जाए। दूसरी बड़ी मुश्किल जिससे ये गांव रोज दो चार होता है, पीने के साफ पानी की कमी। हैंडपंप फ्लोराइड का पानी उगलते हैं। यही हाल कुएं और बावड़ियों का भी है, और गांव के लोग मजबूरन इसी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। ललितपुर की सच्ची तस्वीर दिखाता एक और गांव पिपरिया बांसा। ललितपुर से दूरी करीब 25 किलोमीटर। पूरे गांव में एक सरकारी पाठशाला है, लेकिन 8वीं तक ही। इसीलिए ज्यादातर बच्चे 8वीं के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाते। राशन की दुकान है, लेकिन यहां भी अनाज की कालाबाजारी हर दिन की कहानी है। सरकारी योजनाएं कई हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं, लिहाजा योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। पानी की समस्या, पानी हमारे यहाँ मतलब बिल्कुल नहीं है। पानी पीने के लिए एक मतलब किलोमीटर मतलब जाना पड़ता है। शहर में डैम होते हुए बगल में सबसे ज्यादा जिला ललितपुर में डैम है, फिर भी जिला ललितपुर सबसे मतलब पिछड़ा है। पानी हर जगह बहुत पानी की दिक्कत हो रही है, हर गाँव में पानी की दिक्कत, टैंकरों से आ रहा पानी। और ये है लेबर को काम धाम नहीं मिल पा रहा है, रोजगार की समस्या है। बेचारों को ना उनके लिए कोई देखने वाला है, ना उनको स्कूलों की व्यवस्था उन्हें मतलब पढ़ाई जाती है, ना कुछ है। कोई फसल नहीं बो गई, थोड़ी बहुत अगर फसल हुई भी तो ओले भी पड़ गए, इससे और किसान टूट गया है। मुझे भुखमरी हो रही है, जैसे वो आत्महत्या कर रहे आदमी इसीलिए जा रहे हैं।
परिवार नहीं पाल पाते तो माँ बाप फांसी लगा के मरेंगे, ये मरेंगे। नहीं यार, गवर्नमेंट कराए, बोर कराए, वो गवर्नमेंट मतलब उसको देखना है, उन्हें वहाँ से भेज दिए, सब पैसा आ रहा है, आते आते यहाँ साफ हो गया है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। वहाँ हकीकत वहाँ किसान तक नहीं पहुँच पा रहा है ना, मतलब गाँव में पानी की है। अब जैसे यहाँ से लाइन जा रही है, धड़ाधड़ जा रही है, यहाँ से 20 किलोमीटर पानी जा रहा है, लेकिन ललितपुर से 5 किलोमीटर पे पानी गांव में लाइन से नहीं जा पा रहा है। तब पंचायत में पैसा भेजे जिससे वहाँ का काम करें तो ये पाइपलाइन रोक सकते हैं, बस उठाए ये मशीनों से काम कराती हैं, बस खत्म। तो इसलिए उनका लेबर को काम नहीं मिल पाता है। अगर सरकार उस पर रोक लगा दी जाए, मशीन से नहीं काम हो किसी भी हालत में, तो गाँव से आदमी नहीं भागेगा कोई भी। और इन हालात के बाद आखिरी रास्ता जो इन गांव वालों के पास बचता है वो है पलायन। पानी बिजली को मोहताज, अपनी आंखों के सामने अपने दम तोड़ते खेत देख चुके ये किसान अब मजबूरी में मजदूरी के लिए अपनी जमीन छोड़ने पर लाचार हो रहे हैं। पलायन जो अब तक बिहार की पहचान था, वो अब उत्तर प्रदेश की शिनाख्त भी बनता जा रहा है। आपको आपका अक्स दिखाया है हमने, आपकी अपनी तस्वीर, वो तस्वीर जिससे आप रोज जूझते हैं, लेकिन खामोशी से। मकसद बस इतना सा है कि आप अपनी जुबान खोलें, अपने हक के लिए बोलें। मकसद बस इतना सा है कि अपनी जरूरतों के लिए आवाज उठाना सीखें। आप आंखें खोलें, जो आपके हिस्से का है वो बस आपको मिले। जागिए, क्योंकि अपना सूरज आपको खुद उगाना है। तभी शायद ललितपुर में सुबह आएगी, संघर्ष के बाद इत्मीनान और सम्मान की सुबह। गर्ग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ने शुरुआती कदम बढ़ाए हैं और बीड़ा उठाया है पंचायत ललितपुर के विकास की के माध्यम से नई इबारत लिखने का। हम माध्यम बनेंगे सरकार और समाज के बीच का, ताकि सरकार की बनाई योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल सके, और बनेंगे ललितपुर की आवाज। जनता जागरूक हो, अपने हक के लिए लड़ना सीखे, अपने हक को पाना सीखे। हम और आप मिलकर बदलेंगे ललितपुर की तस्वीर। बस आप वक्त रहते जाग जाइए, हम आपको जगाने ही तो आए हैं।